हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का है, जो पिछले जो दो वीडियो थे उन्हीं से रिलेटेड है, केमिकल चेंज ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, यानी पेशीय संकुचन के दौरान होने वाले रासायनिक परिवर्तन। और इसमें हम पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। तो चार मुख्य बिंदु हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, लॉयबी एंड सी कैविटीज ने पेशीय संकुचन के दौरान होने वाली रासायनिक जो प्रक्रियाएं या क्रियाएं हैं उनका वर्णन किया है। पेशीय संकुचन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एटीपी। क्या होता है? एटीपी। संकुचन के लिए आवश्यक एटीपी की जो मात्रा है कोशिकाओं में विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिनको मैं चार बिंदु बता रहा हूं। देखिए, पहला है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, दूसरा है पेशीय फॉस्फोजेंस, नेक्स्ट लैक्टिक एसिड का निर्माण, और फोर्थ है पेशियों में मायोकाइनेज की क्रिया। यानी इन चार प्रक्रियाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए, पहला जो बिंदु है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। विराम या विश्राम जब पेशी अवस्था होती है या विराम जो अवस्था है उसमें उच्च एवं उच्च ऑक्सीकरण धारिता वाली पेशियों में अधिकांश ऊर्जा की प्राप्ति सामान्यतया वसीय अम्लों, फैटी एसिड्स एवं एसिटोएसिटेट के ऑक्सीकरण तथा कुछ मात्रा में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, यानी विराम अवस्था एवं उच्च ऑक्सीकरण धारिता वाली पेशियों में किसके द्वारा? फैटी एसिड्स एवं एसिटोएसिटेट तथा कुछ मात्रा में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा जो बिंदु है पेशीय फॉस्फोजेंस, यानी पेशियों में ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनके द्वारा फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट का जनन होता है, और इन पदार्थों को हम फॉस्फोजन के नाम से जानते हैं। फॉस्फोजेंस यानी मसल फॉस्फोजेंस। पेशीय संकुचन में ऊर्जा प्राप्ति का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या होता है, या प्रमुख जो स्रोत है वो क्या होता है? एटीपी। परंतु पेशियों में एटीपी की मात्रा बहुत कम या अत्यंत कम मात्रा में पाई जाती है। पेशियों में उपस्थित एटीपी की मात्रा से पेशियों में जो संकुचन है या पेशियों का संकुचन है कुछ सेकंड तक ही हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पेशियों के पास और क्या सोर्स हैं जो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न कर सके? तो कशेरुकियों की पेशियों की अगर बात की जाए तो उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में क्रिएटिन फॉस्फेट सीपी उपस्थित होता है, और यह क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिन काइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में अपना उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह एडीपी पर स्थानांतरित कर देता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट पर स्थानांतरित कर देता है। क्या बनेगा? एटीपी तथा क्रिएटिन बन जाएगा। यानी क्रिएटिन फॉस्फेट से काइनेज के द्वारा फॉस्फेट का स्थानांतरण किया जाएगा, फलस्वरूप एटीपी तथा क्रिएटिन बनेंगे। नेक्स्ट देखिए सीपी। देखिए यहां पर आप इसको आराम से देख सकते हैं, सीपी क्रिएटिन फॉस्फेट एडीपी।
एडीपी क्रिएटिन काइनेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? क्रिएटिन काइनेज। बना क्या है? एटीपी और क्रिएटिन। क्या बना है? क्रिएटिन और एटीपी, यानी क्रिएटिन फॉस्फेट अपने फॉस्फेट का स्थानांतरण एडीपी पर करता है। किसकी उपस्थिति? क्रिएटिन काइनेज। कुछ कशेरुकियों में फॉस्फोआर्जिनिन पाया जाता है जो क्रिएटिन फॉस्फेट की तरह ही कार्य करता है, और ये दोनों पदार्थ फॉस्फोजन्स कहलाते हैं। और बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि फॉस्फोजन्स क्या होते हैं, यानी फॉस्फेट समूह का जनन होता है। फॉस्फोजन क्रिएटिन फॉस्फेट के पुनर्जनन। अब बात की जाए कि क्रिएटिन के पास फॉस्फेट का पुनः प्राप्ति स्रोत क्या है, तो आप इस रिएक्शन के माध्यम से इस चीज को देख सकते हैं। विश्राम अवस्था में जो क्रिएटिन है वो क्या करता है, जो विश्रांति की अवस्था है उस दौरान एटीपी से, किससे? इस एटीपी से उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह प्राप्त करता है। कौन? ये सी, यानी इससे इसमें किसका ट्रांसफर हो जाएगा? पी का। किसका? पी का, यानी फॉस्फेट का स्थानांतरण हो गया किसको? सी को। क्या बन गया है? सीपी। क्या बन गया है? सीपी। पी का ट्रांसफर किसको हुआ? सी को, और बना क्या? सीपी। यानी आपको के लिए जो क्रिएटिन था उसमें क्रिएटिन फॉस्फेट का पुनर्जनन हो गया है, हेतु आवश्यक एटीपी संकुचन तंत्र के बाहरी जो स्रोत हैं से प्राप्त करता है। संभवतया पेशी द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया इसके प्रमुख स्रोत हैं। क्रिएटिन फॉस्फेट के पुनर्जनन हेतु अंतिम रूप में ऑक्सीकारी उपापचय, जो ऑक्सीकारी उपापचय क्रियाएं होती हैं, तो फास्फोरिलीकरण जहां पर संपन्न होता है उसके माध्यम से ये फॉस्फेट प्राप्त होता है। एटीपी पेशी प्रोटीन्स एक्टिन एवं मायोसिन के साथ मिलकर। कौन? एटीपी पेशी प्रोटीन एक्टिन। पेशी प्रोटीन कौन कौन सी हैं? एक्टिन, मायोसिन के साथ मिलकर के एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक्टोमायोसिन सम्मिश्र या एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स बनाती है। नेक्स्ट देखिए, जो मैंने बताया आपकी इसका स्रोत क्या है, किसका? एटीपी के लिए फॉस्फेट का। तो जो साधारण कार्य होते हैं में एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ऑक्सीकरणी जो फास्फोरिलेशन क्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। इस क्रिया में वसा अम्ल को खाद्य पदार्थ के स्रोत के रूप में अधिक काम में लाया जाता है। दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस के समय। किसके समय? ग्लाइकोलाइसिस के समय सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन। तो तीव्र या उग्र जो पेशी सक्रियता है, इंटेंस मसल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में एटीपी की काफी अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, और इस सक्रियता के समय पेशी में ऑक्सीजन तथा पोषक न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होने के कारण ऑक्सीकारी फास्फोरिलेशन से ऊर्जा प्राप्त करने में असमर्थ होता है, या होती है, या रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोजन का एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऐसी परिस्थिति में पायरुविक अम्ल जो सामान्यतः CO2 एवं H2O में ऑक्सीकृत होता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? देखिए यहाँ पर किसमें बदल रहा है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण। किसका? लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एनएरोबिक कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में पायरुविक अम्ल किसमें बदलता है? CO2 एंड H2O में। लेकिन जैसे ही एनएरोबिक कंडीशन आई, यानी अवायवीय परिस्थितियां हुई, और जब इंटेंस एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज है, तो वहां पर ऑक्सीजन की अनुपलब्धता हो गई है, कमी हो गई। इस परिस्थिति में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। तथा पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशी में संकुचन की क्रिया जारी रह सकती है जब श्वसन तंत्र से पेशी की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इन परिस्थितियों में ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किन परिस्थितियों में? जब ऑक्सीजन की कमी अनुपस्थिति है। क्या है? अनुपस्थिति है। लैक्टिक अम्ल सामान्यतया जो पायरुविक अम्ल से क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का नाम क्या है? लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। समीकरण के द्वारा देख सकते हैं पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल किसमें बदल रहा है? लैक्टिक अम्ल में। यहाँ पर NaDH है और इसको आपको ध्यान से देखना है और एंजाइम का नाम लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज है। नेक्स्ट, इस प्रकार से प्राप्त जो लैक्टिक अम्ल है क्या है? लैक्टिक जो अम्ल है अंतरालीय द्रव्य में किसमें चला जाता है? अंतरालीय द्रव्य में विसरित हो जाता है। किसमें? अंतरालीय द्रव्य में या फ्लूइड में, जो अंत में यकृत में पहुंच जाता है, यकृत तक पहुंच जाता है। यहाँ लैक्टिक अम्ल का लगभग 4/5 भाग या 80% भाग पुनः किसमें बदल जाता है? ग्लाइकोजन। किसमें बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। देखिए लैक्टिक अम्ल किसमें बदल गया है? ग्लाइकोजन। किसमें बदल गया है? ग्लाइकोजन में। कितना? 80%। कितना बदला है? 80%। जो नेक्स्ट बचा हुआ शेष है वो 1/5 या 20% भाग का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। उपरोक्त संश्लेषण हेतु यानी जो ऊपर जो प्रक्रियाएं हुई हैं उनके लिए क्या मिल जाए? ऊर्जा मिल जाए। क्या मिल जाए? तो क्या बन गया है? यानी जो लैक्टिक अम्ल है उसका 80% तो यहाँ काम में आ गया है, ग्लाइकोजन बन गया है, और जो बचा हुआ है उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया है जल और CO2 के रूप में। CO2 + H2O बन जाता है। नेक्स्ट देखिए यकृत में इस प्रकार संश्लेषित जो पूरी घटनाएं हुई है मांसपेशियों में और यकृत में इस प्रकार संश्लेषित जो ग्लाइकोजन बना था कितना 80% से ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज के रूप में वापस कहाँ पहुंच जाता है? जो ग्लाइकोजन बना था इसमें यकृत में कहाँ पहुंच गया है? ग्लूकोज के रूप में रुधिर में प्रवेश करता है तथा इसे पुनः पेशी में ले जाया जाता है। यानी ग्लाइकोजन यकृत से ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में कहाँ बदला? ग्लाइकोजन किसमें बदल गया? यकृत में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, ग्लूकोज रुधिर में, और पुनः रुधिर से कहाँ गया? पेशी में, जहां वह पुनः ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है। देखिए प्रक्रिया क्या है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, और ग्लूकोज कहाँ आया? रुधिर में, और रुधिर से कहाँ आया? पेशी में, और जहां वह पुनः किसमें बदलेगा? ग्लाइकोजन में। किसमें बदलेगा? ग्लाइकोजन में। और इस प्रकार की इन समस्त प्रक्रियाओं को कोरी साइकिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोरी साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। कोरी साइकिल कहाँ संपन्न होता है? कोरी साइकिल क्या है? यकृत एवं पेशी कोशिकाओं के मध्य। अब इस कोरी साइकिल को आप आसानी से देख सकते हैं। ग्लाइकोजन इन मसल्स, ग्लाइकोजन कहाँ है? मसल में है। ग्लाइकोजन को जब तोड़ा जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस, क्या? ग्लाइकोलाइसिस। वो प्रक्रिया मैंने अभी बताई है। क्या बना? लैक्टिक एसिड इन ब्लड। लैक्टिक एसिड कहाँ बना? ब्लड में। कहाँ पहुंच गया? लीवर में। और लीवर में जो लैक्टिक एसिड है उससे क्या बन गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा यानी ग्लाइकोजन बनेगा। क्या बनेगा? ग्लाइकोजन। किससे? लैक्टिक एसिड से।
जब ग्लूकोज से नहीं बना है, किससे बना है? ग्लाइकोजन बन रहा है, लेकिन किससे बन रहा है? लैक्टिक एसिड से, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और कितना? 80%। देखिए 4/5 TH पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन लीवर, यानी लैक्टिक एसिड किसमें बदल गया? ग्लाइकोजन में। किस प्रक्रिया द्वारा? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा। ग्लाइकोजन जब ये लैक्टिक एसिड में बदला, तब उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो तोड़ा गया है वहां पर ग्लाइकोजन को और बन गया है लैक्टिक एसिड। और यहां से ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा, किसके द्वारा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसको तोड़ा जाता है। किसको? ग्लाइकोजन को वापस तोड़ेंगे, अपघटन होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और बनेगा क्या? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए 4 प्रक्रियाएं हैं: ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। ये चारों प्रक्रियाएं एक चक्र के माध्यम से संपन्न होती रहती हैं। किनके मध्य? मसल एवं मसल, ब्लड एंड लीवर। तो इन पूरी प्रक्रियाओं को नाम दिया गया है कोरी साइकिल। नेक्स्ट देखिए, पेशियों में जो लास्ट ऊर्जा स्रोत के रूप में या ऊर्जा उत्पादन के रूप में जो काम में लिया जाता है, या वह एक एंजाइम काम में आता है, और जिसके माध्यम से एटीपी का उत्पादन होता है। देखिए मायोकाइनेज, पेशियों में मायोकाइनेज की क्रिया, मायोकाइनेज एक्टिविटी इन मसल। पेशियों में एटीपी का जो स्रोत है, उसके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए पेशियों में एटीपी का अन्य स्रोत मायोकाइनेज एंजाइम होता है, और यह पेशी एंजाइम एक अणु एटीपी से उच्च ऊर्जा फॉस्फेट को स्थानांतरित करने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, यानी फॉस्फेट समूह को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जिससे एटीपी एवं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यानी एटीपी से एक फॉस्फेट स्थानांतरित करता है, बनता क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एवं एटीपी बनता है। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर आपका जो हम पढ़ रहे थे कोरी साइकिल, उसके बारे में यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए लीवर में ग्लाइकोजन से क्या बना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से CO2 एंड H2, ठीक है, और उससे लैक्टेट यहाँ पर बनता है। ब्लड में आप देख सकते हैं ग्लूकोज, ये ब्लड है, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के रूप में यहाँ पर आ गया है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज कहाँ चला गया? मसल्स में। और मसल्स में आप देखें तो ग्लाइकोजन से क्या बना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और 6 फॉस्फेट से पायरुवेट क्या बना है? पायरुवेट। और अवायवीय जब परिस्थितियां हैं तो क्या बन जाएगा? लैक्टेट। क्या बनेगा? लैक्टेट। देख सकते हैं यहाँ पर ये लैक्टेट बन गया, और ये लैक्टेट कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पर। किसमें? आप इसको आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके लीवर में पहुंच गया है। मसल से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टेट कहाँ पर पहुंच गया? लीवर में वापस क्या बन गया है? पायरुवेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यानी एक चक्कर चलता रहता है आपके यकृत और मांसपेशियों के मध्य, और उस चक्कर का नाम है कोरी साइकिल। नेक्स्ट
देखिए यहाँ पर मायोकाइनेज एंजाइम की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। किसकी? मायोकाइनेज। देख सकते हैं यहाँ पर मायोकाइनेज एंजाइम है। 2-ADP क्या? 2-ADP मायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में काम बताया था इसका क्या? एटीपी से फॉस्फेट का ट्रांसफर। एटीपी से फॉस्फेट का ट्रांसफर, यहाँ एटीपी है, इससे फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ तो 2-ADP क्या बन गए? 2-ADP एवं एएमपी। मायोसिन प्लस एटीपी, मायोसिन प्लस एटीपी क्या हुआ? मायोसिन, एटीपी, कैल्शियम आयन प्लस एक्टिन आ गई है यहाँ पर, तो मायोसिन एटीपी। मायोसिन एटीपी, पहले यहाँ पर पोटेशियम फिर कैल्शियम आयन, तो क्या बन गया? एक्टोमायोसिन एडीपी, और फिर यहाँ पर फॉस्फेट आ गया। कौन सा? एटीपी वाला, तो क्या बन गया है? एक्टोमायोसिन एटीपी, और वहां से पी जो था वो ट्रांसफर हो गया, एक्टोमायोसिन एडीपी बन गया है। और ये जो फॉस्फेट की बात कर रहे थे तो वो हमने दो चीजें बताई थी। माइटोकॉन्ड्रिया में फास्फोरिलीकरण होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलीकरण, और ऑक्सीकारी, तो यहाँ पर ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण द्वारा पी का निर्माण हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो एडीपी बना है, कहाँ पर? ये वाला एडीपी प्लस फॉस्फोक्रिएटिन, तो यहाँ क्या आएगा? फॉस्फोक्रिएटिन का पी आ जाएगा, इस पे क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। क्या बनेगा? एटीपी। यहाँ पर बना हुआ है, क्रिएटिन अलग हो गया है। और 2-ADP ऊपर मैंने बताया था वही है, 2-ADP प्लस मायोकाइनेज एंजाइम एएमपी प्लस एटीपी, और जो एटीपी बना है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, सार्कोलेमा, एनाएरोबिक जो कंडीशन है सोल्यूबल हुआ। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में जो लैक्टिक एसिड था वो सोल्यूबल है और यहाँ तक पहुंच गया है, और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आप देख सकते हैं एटीपी एडीपी बन गया है। क्या बन गया? एडीपी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पी एडीपी से मिलकर के क्या बनाता है? एटीपी। यहाँ इसको देख सकते हैं। और ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से 4 मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, पेशी फॉस्फोजन जिसमें आपका क्रिएटिन फॉस्फेट एंड आर्जिनिन फॉस्फेट, उसके बाद में लैक्टिक एसिड का निर्माण। लैक्टिक एसिड के निर्माण में आपको कोरी साइकिल जरूर पढ़ना है, और लास्ट पेशियों में मायोकाइनेज प्रक्रिया या मायोकाइनेज एक्टिविटी, जिसके माध्यम से हम इस पूरे घटनाक्रम को जो पेशी संकुचन के दौरान रासायनिक प्रक्रियाओं के रूप में संपन्न होता है उसको समझ सकते हैं। तो इसके बाद में इन प्रक्रियाओं को अगर हम सारांश में देखना चाहें तो सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन क्या है और इस दौरान क्या बनता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा के संदर्भ में इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।